हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। ये शुभ दिन खुशी और समृद्धि लाए, आपको आनंदमय विजया की शुभकामनाएं। विजयादशमी की बहुत बहुत बधाइयां। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबको सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन दे और आपके प्रयासों को सफल होने के लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दे। दुर्गा पूजा के छुट्टी के अवसर पर छुट्टी होने की वजह से हम गत सप्ताह हमारा वीडियो प्रसारित नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बीते हफ्ते की बातों का, जो कि 23 से 27 अक्टूबर तक का था। गत सोमवार से इस सोमवार तक काफी कुछ बदल गया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के भावों में 15 से 35% तक का फॉल मिड और स्मॉल कैप्स में आया है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से 19,845 का पेंच लग गया है और 3 दिनों तक उसके ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी नहीं दे पा रहा था। अब मार्केट में दुनिया भर की खबरें चल रही है कि और अटकलें लग रही है कि मार्केट कहां पर रुकेगा, मार्केट का बॉटम कहां बनेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि कोविड के समय से बाजार में आए हैं, उन्हें इस टाइप की ताबड़तोड़ सेलिंग का अंदाजा भी नहीं है और आदत भी नहीं है। ये भी एक वजह है थोड़ी घबराहट की, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मिड और स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा है। कुछ रिटेलर्स ने पेनी स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही दाव लगाया हुआ है। कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग का जो हाल था वो ज्यादा करके लार्ज कैप्स में होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो में कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास में स्मॉल, मिड और पेनी स्टॉक्स ज्यादा थे। ये सेलिंग शुरू हुई उस समय क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में उल्टा कुछ स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें और रूमर्स अभी सुनने को मिलेंगी, जैसे कि कोई बोल रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। तो भैया इसकी जानकारी तो हमारे प्रधानमंत्री के पास में भी नहीं है। दूसरी रूमर, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को हार्ट अटैक आ गया है। फिर और रूमर है कि इंडिया और कनाडा के टसल के चलते कनेडियन फंड्स ने काफी सेलिंग की है। अब और एक रूमर है, कोई बहुत बड़े हेज फंड ने जिसके फंड मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने अपना फंड बंद कर दिया है और उन्होंने $1 बिलियन के शेयर की बिक्री गत सप्ताह में की है। ये सारी बातें चटपटी बातों में आती है, जिसका कोई प्रूफ हम रिटेलर्स के पास में नहीं होता है, और इस टाइप की रूमर्स हमें सिर्फ कंफ्यूज करती है। मार्केट की सेलिंग का एक नहीं अनेक रीजन हो सकते हैं। आप इस समय में अगर अपनी एसआईपी चालू रखते हैं तो नीचे के भावों का आपको एवरेज सुधारने में फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ऐसी वॉलेटिलिटी के समय में अनएक्सपीरियंस्ड रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। मार्केट के दिग्गजों का मानना है कि मार्केट को इस समय काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने से हमारी कंपनीज के कॉस्ट में काफी इजाफा होता है, जिससे सीधा सीधा उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अभी कच्चे तेल का भाव $90 के आसपास चल रहा है, $90 के ऊपर चल रहा है। तो $90 के ऊपर अगर लंबे समय तक अगर ये भाव सस्टेन करते हैं तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कच्चे तेल की डिमांड यूरोप और अमेरिका से नवंबर से फरवरी महीने तक की ठंड बढ़ने की वजह से वहां पर ज्यादा रहती है, और अभी प्रोडक्शन कट के चलते ये भाव और बढ़ने की आशंका है। काफी जानकार मान रहे हैं कि इस बार कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल के ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा है। भारत अभी 80% अपना कच्चा तेल का इंपोर्ट करता है। भाव बढ़ने से इंपोर्ट बिल में काफी इजाफा होने की वजह से भारत के जीडीपी पर काफी नेगेटिव असर पड़ने की संभावना है। अमेरिका भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
कंटिन्यूसली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। कच्चे तेल के भाव बढ़ने से इनको भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए काफी दिक्कत होती है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स पिछले दिनों 5% के ऊपर चले गए थे। ये करीब 16 सालों के बाद हुआ है, जिसका विपरीत असर शेयर बाजारों पे भी पड़ रहा है। जैसे जैसे अमेरिका ब्याज दर बढ़ाता जाता है, उतना ही पैसा वर्ल्ड मार्केट से अमेरिका में वापस जाता है। इस समय बहुत बड़ा पैसा अमेरिका में वापस जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, जो कि अमेरिकन फेड के प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेरने जैसा है। ऐसी सिचुएशन में 1 नवंबर को होने वाली फेड की मीटिंग में ब्याज दरों में बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ गई है। वहीं अब इजराइल और हमास का युद्ध लंबा होता चला जा रहा है और युद्ध और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर के भाव में भी इस महीने काफी तेजी देखी गई। गोल्ड के भाव इसी महीने में करीब 4,500 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब क्रिप्टो के भाव में भी तेजी देखी जा रही है। बिटकॉइन का भाव करीब $35,000 के आसपास चल रहा है। वहां पर कुछ न्यूज चल रही है कि ब्लैक रॉक सहित कुछ बड़े फंड हाउसेस वहां क्रिप्टो के फंड्स लाने की विचार कर रहे हैं। 5 स्टेट्स के इलेक्शन भी कुछ समय के लिए असर डाल सकते हैं। इन इलेक्शंस को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनल इलेक्शंस मई 2024 में होंगे। क्योंकि इन इलेक्शंस को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इनके जो भी नतीजे आएंगे उससे बाजार 2024 मई में जो होगा उसके बारे में अटकलें लगाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट सीजन में सॉफ्टवेयर कंपनीज के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के पास ही रहे, लेकिन गाइडेंस में सभी दिग्गज कंपनियों ने अपनी गाइडेंस घटा दी है। अब अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने भी अपनी गाइडेंस अगले साल 2024 के लिए घटा दी है, जिससे हमारी कंपनियों पे और ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। कतर गवर्नमेंट का हमारे 9 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा देने से भारत और कतर के रिश्तों में कुछ खटास आ गई है। भारत इस समय ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स कतर से जो इंपोर्ट करता है, उसका इंपोर्ट बिल करीब $17.5 बिलियन का है। अब FIS की बात कर लेते हैं। FIS ने सितंबर महीने में करीब 26,692 करोड़ की सेलिंग की थी। अक्टूबर में भी उन्होंने अभी तक करीब 26,598 करोड़ की ऑलरेडी तगड़ी सेलिंग कर दी है। इसमें से अब तक गत सप्ताह में FIS ने करीब 13,440 करोड़ की सेलिंग तो गत सप्ताह में ही की है। तो चलिए अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स घोषित किए। कंपनी ने Q2 में नेट प्रॉफिट 30% ऊपर और उसको बढ़कर और 19,878 करोड़ का प्रॉफिट आया है। कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर के लिए 2,55,996 करोड़ की है। कंपनी का एबिटा 390 बिप्स बढ़कर 17.5% पर रहा। जियो प्लेटफॉर्म का सेकेंड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 5,297 करोड़ पर 12% की ग्रोथ के साथ आया है। कंपनी का आरपू 2.5% बढ़कर 181.70 पैसा बढ़ गया है। कंपनी का कहना है कि उनके जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी ने एलॉन मस्क के स्पेसएक्स की तर्ज पर जियो स्पेस फाइबर लॉन्च कर रहे हैं, जिससे दूर दराज के गांवों और हिली एरियाज में फास्टर इंटरनेट फैसिलिटी देने में आसानी होगी। रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट 21% बढ़कर 2,790 करोड़ पर आया है। कंपनी की आय 18.8% बढ़कर 77,148 करोड़ पर आई है। कंपनी ने 471 नए स्टोर्स इस क्वार्टर में ऐड किए हैं, जिससे उनके टोटल स्टोर्स की संख्या करीब 18,650 पर आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी मुसीबत खत्म हो गई है, जब मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों को रिलायंस के बोर्ड में डायरेक्टर बना दिया गया है।
ईशा और आकाश अंबानी को डायरेक्टर बनाने के लिए पहले ही बोर्ड और शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अनंत अंबानी के लिए कुछ शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया था। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अनंत अंबानी के कम एक्सपीरियंस के मुद्दे पर उनके डायरेक्टरशिप पर ऑब्जेक्शन उठाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लास्ट 2 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। अक्टूबर 2021 में इसका भाव करीब 2400 रुपए के आसपास चल रहा था। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली पुरानी कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एनसीएलटी की हरी झंडी मिलने से अब इसके नए प्रमोटर्स होंगे स्वान एनर्जी लिमिटेड। स्वान एनर्जी के शेयर्स शुक्रवार के सेशन में करीब 18% उछलकर और 52 वीक के हाई पर देखा गया। जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग को बढ़ा दिया है, जहां पर उसे न्यूट्रल से ओवरवेट की कैटेगरी में डाल दिया है। निफ्टी में करीब 7% के डाउनफॉल के बाद इस ब्रोकरेज हाउस ने अपने इन्वेस्टर्स को इस फॉल में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी है। अमेरिकन बिलियनर माइकल बरी ने कुछ महीनों पहले काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन खड़ी की थी। उन्होंने अपने नेटवर्थ का 85% शॉर्ट किया था, जो अब सही पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिकन बाजार S&P 500 अभी तक 8% और नैस्डैक में करीब 9% का शार्प फॉल देखने मिला है। माइकल बरी की किताब द बिग शॉर्ट काफी प्रचलित हुई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने 13,000 करोड़ के एक्सपांशन के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इस एक्सपांशन को फेज्ड मैनर में साल 2026 से इंप्लीमेंट करने की संभावना जताई है। अब कुछ आईपीओ की बात कर लेते हैं। सेलो वर्ल्ड का आईपीओ पहले ही कंपनी ने 567 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट ले लिया है। कंपनी का आईपीओ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का बैंड 617 रुपए से 648 रुपए का है। कंपनी 39 फंड हाउसेस को 648 रुपए के भाव से 86 लाख शेयर्स अलॉट कर रही है। 1900 करोड़ का ये आईपीओ पूरा ओएफएस के माध्यम से बेचा जा रहा है। कंपनी 3 कैटेगरीज में बिजनेस करती है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मोल्डेड फर्नीचर्स और कंज्यूमर हाउसवेयर्स। एसएमई प्लेटफॉर्म पर केके शाह हॉस्पिटल्स का आईपीओ डे 1 पर 1.49 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये आईपीओ 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा। ये पूरा फ्रेश इशू है जो कि 19.5 लाख शेयर का होगा, जिसका प्राइस 45 रुपीज और मार्केट लॉट 3000 शेयर का है। आईपीओ का साइज 8.78 करोड़ का है। प्लाजा वायर्स का आईपीओ 2 हफ्ते पहले अब मार्केट में लिस्ट हुआ था। 54 रुपए के आईपीओ प्राइस के सामने 76 रुपए पर 41% के प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ था। शुक्रवार को भी ये शेयर करीब 5% के ऊपरी सर्किट पर लॉक था। 2 दिनों में करीब 56% की बढ़त हासिल की थी। ये शेयर 10 दिनों से अब ऊपरी सर्किट पर चल रहा है और कंपनी के शेयर अब 136.60 का हाई लगा चुके हैं। प्लाजा वायर्स के शेयर ने अभी तक 153% का धमाकेदार रिटर्न दिया है अब इन्वेस्टर्स को, जिन्हें इस आईपीओ में शेयर्स अलॉट किए गए थे। ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ 7.94 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसका प्राइस बैंड 329 से 346 का है। इशू साइज 840.27 करोड़ का पूरा ओएफएस के माध्यम से बेचा जा रहा है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 495 पॉइंट्स घटकर 19,047 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 42,782 पर 941 पॉइंट्स के घाटे के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 63,782 पर 1,614 पॉइंट के घाटे के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एक भी इंडेक्स इस हफ्ते हरे निशान में बंद नहीं हुआ है। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल 3.87%, निफ्टी आईटी 2.76%, निफ्टी 2.53%, निफ्टी फार्मा 2.44%,
निफ्टी फाइनेंस 2.43%, बैंक निफ्टी 2.15% घटकर बंद हुए हैं। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं इस हफ्ते में, जिसमें स्वान एनर्जी, बीएसई, क्रेडिट ग्रामीण, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये करीब 13 से 17% तक बढ़े हैं। वहीं एंजल वन, प्रिज्म, जॉनसन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, वेलस्पन लिविंग, इप्का लैब्स, अडानी पावर, कजरिया सिरेमिक्स, ट्रेंट, ये सभी शेयर करीब 4 से 8% तक की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एमएमटीसी सबसे अग्रणी है, स्टरलाइट टेक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वेस्टलाइफ फूड, थर्मैक्स, नेटवर्क 18, सीएसबी बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब्स, सनटेक रियलिटी, ये सारे के सारे शेयर करीब 10 से 18% की फॉल के साथ बंद हुए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, जो कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का है। शुक्रवार को मार्केट ने एक यू टर्न टाइप का देने की ट्राई की है। नवंबर सीरीज का आगमन काफी अच्छे नोट पर हुआ है। एक रिकवरी देखने को मिली जो काफी दिनों से ओवरड्यू हो गई थी, क्योंकि इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन में एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन घटकर करीब करीब 11% से भी नीचे आ गई है, जो कि एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन कुछ महीनों पहले 90% पर चल रही थी। तो अब सोचिए कि एफआईआईज ने कितना जोरों से अक्टूबर के महीने में सेलिंग की है। अब कहीं ना कहीं तो उनको अपने बिल्डअप को वापस से बिल्ड तो करना ही पड़ेगा, या फिर उनकी सेलिंग पर थोड़ी कमी आ सकती है। अब शॉर्ट कवरिंग या डेड कैट बाउंस आने से मार्केट को कुछ राहत तो मिलेगी ही। शुक्रवार को जहां ओपनिंग हुई वहीं पर लो लगा दिया और पूरे दिन रिकवरी मोड पर ही रहे। 18,928 पर ओपन होकर 28,926 का लो बनाने के बाद बाजार ने एकदम से यू टर्न जैसा लगा दिया। रिकवरी होने से बाजार ने 19,076 का हाई लगाकर और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही 19,047 पर सेटल हुए। बाजार ने 190 पॉइंट की छलांग लगा दी। बैंक निफ्टी ने भी करीब 501 पॉइंट की बढ़त हासिल की और सेंसेक्स ने भी करीब 634 पॉइंट की बढ़त हासिल कर ऊपर ही बंद हुए। देखते हैं अब वीकेंड में अगर कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो इजराइल की तरफ से या किसी अंतरराष्ट्रीय बाजार से ना आए तो ये क्लोजिंग ठीक ही समझी जाएगी। ये रिकवरी ने मार्केट में एक रिलीफ रैली का काम किया है। मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट में पूरे हफ्ते रहा। मार्केट ने 200 दिन के औसत के आसपास से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक दिया है। मिड और स्मॉल कैप में भी रिकवरी देखी गई। एडवांस डिक्लाइन में भी 44 शेयर्स निफ्टी के इंडेक्स से हरे निशान में रहे। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे थे और निचले भाव पर भी ट्रेड कर रहे थे, उनमें सबसे पहले बाइंग देखने को मिली। अडानी ग्रुप के लिए अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार सेबी मामले पर सुनवाई हो जाए, तो अगले हफ्ते अडानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में रह सकते हैं। वहीं वैसे शुक्रवार के ट्रेडिंग में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का जो रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो सोमवार के ट्रेडिंग में देखने को मिल सकता है। वैसे कंपनी के शेयर्स ने काफी समय से मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, तो रिलायंस के शेयर्स सोमवार के ट्रेडिंग में काफी लाइमलाइट में रहने की संभावना है। बाजार ने अहम लेवल्स के पास से पुल बैक दिया है। 18,832 जो कि 200 दिनों की औसत भी है, उसी लेवल के आसपास से मार्केट पलटा है। अब कुछ एनालिस्ट कहेंगे कि ये बॉटम बन गया और कुछ कहेंगे कि यहां से एक डेड कैट बाउंस आएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे उनको इन लेवल्स का फायदा जरूर मिलेगा। अब इन लेवल्स के आसपास मार्केट सपोर्ट तो ले रहा है, मतलब यहां पर सेलिंग थोड़ी रुकी है और बाइंग फिर से इमर्ज हो रही है। अगर आगे चलकर फॉलो बाइंग आती है तो मार्केट को मोमेंटम मिलना तय है।
नवंबर सीरीज की शुरुआत में मार्केट काफी हल्का था, जहां पर एफआईआईज की टोटल लॉन्ग पोजीशन 11% से भी नीचे थी, यानी 89% के आसपास का उनका शॉर्ट है मार्केट में। बुल्स की पकड़ मजबूत बनाने की शुरुआत तो उन्होंने कर दी है अभी इस मार्केट में। अब अगर 18,860 और 19,000 का लेवल यदि नहीं टूटता है तो बुल्स की बाइंग से ये पुल बैक जारी रह सकता है। 19,200 19,300 के जोन के करीब निफ्टी में एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है, जो कि 100 दिन का औसत टकराता है 19,300 के लेवल पर। निफ्टी में जो भी बड़ी गिरावट आई थी वो 19,230 के लेवल टूटने के बाद ही आई थी, तो इन लेवल्स के आसपास जाकर मार्केट में थोड़ा ठहराव हो सकता है। अगले हफ्ते में ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है और अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई जो कि 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर भी खास नजर रहने वाली है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यूएस फेड की एफओएमसी की मीटिंग भी है। ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट भी होने वाला है। अब देखते हैं कि यूएस फेड ब्याज दरों में क्या एक्शन करता है। इस एक डिसीजन से यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट्स की दिशा तय होगी। अब मेनली एफआईआईज के मूड किस तरफ रहता है, उसी से मार्केट का मूड माहौल सेट होगा। भारत के बाजार में अभी जियोपॉलिटिक्स की वजह से ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने में मिल रही है। दादा, अब ये हमारी तरफ से डेटा एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस था। अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। विश्लेषण चार्ट के ऊपर 30/10/2023 से लेके 3/11/2023 के बीच में बाजार का वेट ऑफ एविडेंस क्या उभर के आ रहा है, जो आने वाला हफ्ता में हम लोग गेसिंग या एक चार्ट के हिसाब से रीड करना चाहते हैं। तो पहले वीकली बाईं तरफ मेरा वीकली स्पॉट निफ्टी और दाईं तरफ है डेली स्पॉट निफ्टी। देखा जाए तो जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है वीकली के हिसाब से, तो क्लोजिंग जहां पर दिया है वो 38% के ऊपर। ये 38% किस हिसाब से, सिंस अप्रैल से जो रैली चल रहा है उसके ऊपर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हूं, और वो रिट्रेसमेंट का जो 38% का जोन है उसको पेनिट्रेशन तो किया था। जो किया था वो फ्राइडे नहीं, वो थर्सडे था। वो थर्सडे उस दिन एक्सपायरी का जो प्रेशर था, एक्सपायरी का जो सप्लाई था, उसके हिसाब से हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग जो हुआ है एक सपोर्ट से थोड़ा सा उभर के क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बोल सकते हैं हम लोग कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एज पर द फिबोनाची चार्ट इज कंसर्न, फिबोनाची स्केल इज कंसर्न। 13 एंड 26 का बीच वाला जोन जो कि वेरी वेरी वाइटल होता है। देखिए बाजार यहां पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसके पहले ये सोचना चाहिए कौन एरिया में हम लोग है, क्या क्या सपोर्ट यहां पर आ सकता है, क्या ये सपोर्ट होल्ड करने का लायक जगह है। देखा जाए तो अप्रैल से जो बाजार चल रहा है, जिस हिसाब से इंडेक्स चल रहा है, उसका काउंटर ट्रेंड 38% रिटेस्ट होना, टेस्ट होना, ये एक महीने लगता है। तो कहीं अगर इसके नीचे बंद होता है, दैट मीन्स जो लो बनाया था 38,000 सॉरी 18,837, अगर राउंड नंबर 18,800, जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता है तब तक के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। इसका और एक कारण क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए डेली चार्ट में हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये एक एनवलप लगाया हूं जिसका ब्लू और ग्रीन लाइन है, बीच में 13 सिंपल है। जैसे यहाँ 13 एक्सपोनेंशियल एंड 20 एक्सपोनेंशियल है, डेली चार्ट में हम 13 सिंपल देखते हैं। 13 सिंपल से काफी दूर आ चुका है। एनवलप का लोअर बैंड हिट हो रहा है, आरएसआई ओवरसोल्ड में है। प्रीवियस जितना भी हिस्ट्री है, जो भी हम बात करते हैं, इसके यही स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कहीं अगर बाजार का सपोर्ट एरिया है तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। क्या ये सपोर्ट होल्ड होगा, उसके लिए हम लोग को मंडे एंड ट्यूसडे ऑब्जर्वेशन में देखना पड़ेगा। अगर होल्ड होगा या होल्ड हो चुका है, ये अगर हम लोग देखेंगे
तो पहला सिनेरियो, पहला सिम्टम्स क्या रहेगा, कम से कम निफ्टी को 19,100 के ऊपर कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट ट्रेड होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज द फास्ट साइन ऑफ रिकवरी, फास्ट साइन ऑफ रिकवरी। क्योंकि मार्केट कोई कंफर्मेशन तो है ही नहीं, कोई कंफर्म चीज है ही नहीं, तो ये एक प्रेडिक्शन का मोड के हिसाब से फास्ट साइन ऑफ रिकवरी हो सकता है। क्योंकि आरएसआई का जो स्थिति है, ओवरसोल्ड होके इसका 14 डेज आरएसआई के मोमेंटम टुवर्ड्स अप ट्रेंड के हिसाब से, माने मोमेंटम अपवर्ड के हिसाब दिखा रहा है, और ये कंटिन्यू तभी होगा जब ये हाई क्रॉस होगा। दैट्स वाई मैंने विथ फिल्टर 19,100 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर डेली के हिसाब से क्लोजिंग होता है तो ये एक बढ़िया साइन हो सकता है, बट वी आर इन ए वेरी टिपिकल सिचुएशन लाइक सपोर्ट एरिया। अगर हम लोग देखा जाए तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये गैप भी था। तो दैट्स वाई मैंने इसलिए इसलिए आज था थंबनेल भी ऐसे ही किया है कि वी आर इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। यह है निफ्टी का हाल हकीकत। अब चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और डेली चार्ट स्पॉट के हिसाब से, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं फिबोनाची स्केल ड्रॉ किया हूं, जो चीज सिंस अप्रैल से मोमेंटम क्रिएट करके ऊपर की तरफ जो गया है उसी ट्रेंड के ऊपर। लेकिन दो चार्ट को अगर कंपेयर करें, जैसे निफ्टी पहले देखे हैं वीकली, बैंक निफ्टी वीकली 38% टूट के बंद हुआ है, 50% को चैलेंज किया है और वहां से उभर के आया है। तो दैट मीन्स वीकनेस जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा है, ये मैंने बोलने का कोशिश कर रहा हूं। 1326 टूट के नीचे की तरफ आया, दैट मीन्स वैल्यूएशन जोन को भी टूट के बंद किया। अब ट्रेंड इज कंसर्न, वीकली ट्रेंड इज कंसर्न, बैंक निफ्टी इज वेरी वीक एज पर द चार्ट इज कंसर्न नाउ। अब इसके नीचे कहां तक जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए हम लोग तो बाद में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। लेकिन अभी फॉर द शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट तो बैंक निफ्टी को मिला है, क्योंकि एक लेग जो क्रिएट हुआ है, ये जो लेग, ये जो शैडो क्रिएट हुआ, ये एक नीचे से डिमांड के सिनारियो इंडिकेट करता है। अब जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक के लिए बैंक निफ्टी बार बार यहां से बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। क्यों? डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो डेली में भी वही कॉन्फ्लुएंस उभर के आ रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है, एनवलप का लोअर बैंड हिट हुआ है, और आरएसआई टिपिकली 14 डेज आरएसआई ओवरसोल्ड में है। अभी तक अगर कोई स्पेशल, कोई नेगेटिव, ज्यादा कुछ नेगेटिव उभर के नहीं आता है तो एज पर द इंडेक्स, एनी इंडेक्स इज कंसर्न, आरएसआई जब जब 14 डेज आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आता है वहां से एक मिनिमम बाउंस बैक होता है। और वो बाउंस बैक सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक मिनिमम बाउंस बैक होता है, जो कि फ्राइडे का सिनेरियो में लाइक ऑल द इंडिसेस ये भी कोशिश तो किया है। लेकिन वीकनेस जो है ये समझ में आ रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली या रिलीफ बाउंस बैक हो सकता है टुवर्ड्स 13 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका अभी वैल्यू है 43,754, दैट मीन्स 43,700। यहां तक तो होपफुली या अगर बाउंस बैक होगा तो यहां तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सिनेरियो क्या होगा, वेरी वेरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर। तो डेली एक सहारा की जगह में खड़ा है, लेकिन जब तक वीकली नहीं घूमता है इसका स्ट्रेंथ मिलने का चांस कम है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के नेक्स्ट वीक का प्लान आउट या नेक्स्ट वीक का व्यू ले सकते हैं कि बाजार में कहां कहां ऊपर में रेजिस्टेंस है और किस किस जगह में सपोर्ट है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए सवालों के और उनके स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो उसके बारे में प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। अभी जो हम लोग बात करेंगे, ये तीनों स्टॉक जो है, ये तीनों स्टॉक आप लोग का रिक्वेस्ट था कि इसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो अच्छा है, क्या टेक्निकल्स है। तो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली अ ऑब्जर्वेशन, ओनली अ एनालिसिस। इसके ऊपर आप लोग कोई ऐसा नहीं सोचिए कि मैं ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग का कहने से मैंने यहाँ पर इंडिया बुल रियल एस्टेट, इंडियन होटल एंड एमएमटीसी, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग आज ये बात करें कि इस चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले इंडिया बुल रियल एस्टेट का एनालिसिस कर सकते हैं, वो लिए है। देखिए, एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न और ट्रेंड इज कंसर्न, एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी पुअर, नेगेटिव, नीचे की तरफ है। अब जो चीज थोड़ा बहुत भी पॉजिटिविटी में गया था, उसका एक रिटेस्ट हुआ। कहां पर रिटेस्ट हुआ? 1326 का वैल्यूएशन जोन में, उसके बीच में ही क्लोजिंग हुआ था। बट नीचे से जो डिमांड आया है, उसके कारण ये शैडो बना है। तो जब जब ये ऐसा शैडो बनता है, तब तक उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक सा होता है, एज पर द कैंडलस्टिक वीकली चार्ट इज कंसर्न। बट वीकली ट्रेंड एब्सोल्युटली अभी तक कोई पॉजिटिव सिनेरियो तो है ही नहीं। जो पॉजिटिव बना था वो यहां से हुआ था, अभी एक नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। जब तक कम से कम 80 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल क्वाइट इम्पॉसिबल है, और ये बार बार यहीं से सप्लाई आएगा। ये एक सिनेरियो है। और इसका मेन ट्रेंड जो चेंज होगा, अगर आप देखें तो ये जो जगह है, मतलब दैट मीन्स प्रीवियस जो टॉप है यहाँ का 8730 विथ फिल्टर, 90 के ऊपर क्लोजिंग, इस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आप जो बोले हैं या बाकी लोग जो देख रहे हैं, ये इंडिया बुल रियल एस्टेट नेगेटिव चार्ट वीकली सपोर्ट एरिया के आसपास है। यहां से अगर बाउंस बैक होता है तो एक अच्छा है, लेकिन इसका मेन मोमेंटम चेंज होगा जब तक ये 90 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। 90 के ऊपर क्लोजिंग देने से इसका मोमेंटम कुछ चेंजेस हो सकता है। तो ये है इंडिया बुल रियल एस्टेट का चार्ट एनालिसिस। नेक्स्ट स्टॉक इंडियन होटल, ये क्लासिकल स्टॉक है। देखिए, देखा जाए तो एक वन साइडेड रैली सिंस 2020 आफ्टर कोविड, रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, एक क्लियर अप ट्रेंड है। बट फाइनली लास्ट वीक जहां सेल ऑफ हुआ, जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है, ये एक फ्रंटलाइन स्टॉक है, ये मल्टीपल एरिया था, उस एरिया का नीचे बंद होना ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो है दिस एरिया, दैट मीन्स प्रीवियस जहां पर टॉप था उसको बीट करके जब ऊपर गया था, इसका जो सपोर्ट एरिया बन रहा है अभी भी मोटा मोटी समझ लीजिए 350 के आसपास, प्लस माइनस 10 रुपया। तो ये सिनेरियो है। ये एक फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है, इसके अंदर काफी स्ट्रैटेजीज वगैरह चलता रहता है। तो ये टिपिकल कैश स्टॉक तो नहीं है, बट एज ए ग्रेड, एज ए पेडिग्री स्टॉक के हिसाब से देखा जाए, ये तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये पेडिग्री स्टॉक मैंने कैटेगरिकली सॉरी एक अच्छा कैटेगरी का स्टॉक है। तो दैट्स वाई प्राइस मोमेंटम चेंजेस होता रहता है। इसका करेक्टिव फेज अभी चालू होने का जगह में है।
नीचे 350 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अभी तक फॉर द शॉर्ट टर्म चार्ट एंड इंटरमीडिएट चार्ट इज कंसर्न। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ओवरबॉट जोन है, बट जब तक ये 430 के ऊपर नया क्लोजिंग नहीं लगाता है तब तक के लिए फॉर द टाइम बिंग ये तो एक टॉप बना हुआ है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम में जिस हिसाब से क्रैक हुआ है, प्लीज आप लोग वॉल्यूम भी चेक कर लीजिए। बट चार्ट टेल्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर यहां से रिबाउंड होता है तो ठीक है, नहीं तो फार्दर सेल ऑफ चार्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा वीकनेस बन सकता है। फाइनल आज का डिस्कशन में जो आप लोग रिक्वेस्ट किए थे एमएमटीसी, देखिए पहले ये इस चार्ट को एक बार पूरा देख लेता है। पूरा देख लेता है इसलिए बोल रहा हूं, सिंस 2010 ये जो स्टॉक क्रैक हुआ था उसके बाद से लगातार एक एक फ्लैट टाइप का चार्ट था 2014 से लेके अभी 2023 ऑलमोस्ट एंड के आसपास। वहां से जाके थोड़ा सा अचानक इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम बना है, जो कि एक सॉसर फॉर्मेशन बना था शॉर्ट टर्म मैंने शॉसेज जो है। अब वो इतना तेजी के साथ ऊपर गया, उसके बाद एक सेल ऑफ हुआ। ऑब्वियसली 1326 से इस जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ओवर हीटेड है। अब ये वैल्यूएशन जोन के अंदर आ रहा है। डेली चार्ट सेलिंग सेलिंग फीस टाइप का नीचे आ रहा है। तो प्रीवियस जो टॉप था, दैट मीन्स जहां से ये सॉसर का ब्रेकआउट हुआ था, ये है अभी का सपोर्ट एरिया और ये एक वैल्यूएशन जोन के अंदर भी है। तो दैट मीन्स अराउंड 40 to 45 जोन ये एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बट एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न, जिस हिसाब से प्राइस और वॉल्यूम डेवलप हुआ है, ये चार्ट बहुत दिन के बाद क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्ले जो लोग कर रहे हैं उन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत और ज्यादा हो सकता है। ये सब काउंटर का स्टॉक ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही घटता है। बट दोज हु आर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए, तो इस स्टॉक के अंदर नजर रखिए। सपोर्ट एरिया में क्या बिहेवियर करते हैं उसके हिसाब से देखिए, फिर आप लोग अपना स्टडी करके फिर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन के बारे में सोच सकता है। बट एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न, दिस इज अ काउंटर ट्रेंड। दैट मीन्स जो ट्रेंड यहां से ऊपर गया है उसका एक काउंटर ट्रेंड आ रहा है। तो देखना यही चाहिए, वेट एंड वॉच कीजिए कि बिटवीन 45 to 40 क्या ये सपोर्ट मिलता है करके ये रिवर्सल कुछ कैंडल बनाता है कि नहीं बनाता है, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो ये था मेरा तीनों स्टॉक का, जो आप लोग का रिक्वेस्ट से मैं ये टेक्निकल एनालिसिस करने का कोशिश किया, एकदम प्लेन एंड सिंपल मेथड डाल के, खाली प्राइस एक्शन के ऊपर। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं है, और मैं ये कोई सुझाव भी नहीं दे रहा कि इंडिया बुल रियल एस्टेट ले लीजिए, इंडिया होटल्स ले लीजिए, या एमएमटीसी ले लीजिए, या बेच दीजिए, ऐसा भी कोई सुझाव नहीं है। आप लोग जो रिक्वेस्ट किए थे चार्ट का एनालिसिस करने के लिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या ट्रेंड में है, उसी का कोशिश मैंने किया हूँ। चलिए आप लोग का अभी हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी के लिए देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर हम रन करते हैं।
दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन देने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।